और फिर कोर्ट जो है एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट करता रहेगा, तो 2-2 3-3 साल आप जेल में पड़े रहिए। मतलब ये क्या हुआ है? दिस इज अनडेमोक्रेटिक। ये तो अजीबोगरीब मसला है। एनीवे, एट द मोमेंट विद अस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, भरत सिंह साहब कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सर? जय हिंद, जय हिंद। बहुत अच्छा, बढ़िया एकदम। आप बताइए कैसे हैं आप? तो सर, हम चुनाव के बाद पहली बार मिल रहे हैं, चुनाव के नतीजों के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो चुनाव के जो नतीजे आए, परिणाम जो आए महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से, वो तो बहुत अच्छे आए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जो असेंबली में चुनाव होंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में, उस विषय में आप क्या कहेंगे भरत सिंह जी? देखिए, लोकसभा के चुनाव का नतीजा तो पूरे महाराष्ट्र ने देखा है और आने वाले विधानसभा में 2 महीने के बाद में ये भी विधानसभा का नतीजा जो है वो भी पूरा महाराष्ट्र देखेगा। महाविकास आघाड़ी हमारी जो तीनों पार्टियों का युति है वो सरकार बना रही है और बहुत ही अच्छे मेजोरिटी से बना रही है। भरत सिंह जी, मगर शरद पवार जी ने भले अपना टैली आगे बढ़ाया, पहले बोले 155, अब शरद पवार कह रहे हैं कि 225 सीट्स एमवीए जीत पाएगा। मगर जिस प्रकार से आप लोग काम कर रहे, कांग्रेस काम कर रहे, आपने पूरे 288 सीट्स में एप्लीकेशन मांगा कांग्रेस के एस्पिरेंट से, आप तो ऐसे लग रहा है कि पूरे 288 सीट्स में तैयारी कर रहे हैं जीत लड़ाई लड़ने का। तो युति का क्या होगा एमवीए? देखिए, क्या होता है ना, चुनाव में जब हम जाते हैं तो सभी कार्यकर्ता नेता चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। उस हिसाब से जो एक रणनीति बनी है कि 288 सीटों पे हम अपनी तैयारी तो रखें ना। तैयारी रखना क्या गलत है? क्या कांग्रेस पार्टी तैयारी रख रही है। अब उसके बाद दिल्ली और जो है हमारे बड़े नेता जो महाराष्ट्र से हैं, नाना पटोले जी हो गए, चाहे वो बाला साहब थोरात हो गए, चाहे नसीम खान जी हो गए, हमारे विजय वड़ट्टीवार जी, ये सब बैठ के फैसला लेंगे कौन सी सीट किसको चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए। सब सारा रणनीति के तहत शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, सब बैठ के वो सब बात होगी। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि हम लोग चुनाव तो मिलके ही लड़ेंगे। मगर जिस प्रकार से स्टेट में महायुति का काम चल रहा है, बिकॉज महायुति के जबरदस्त, जैसे शिंदे साहब का कहना है कि हमने डेवलपमेंट के पाथ पर महाराष्ट्र को लेके चले, समृद्धि महामार्ग से लेके शक्तिपीठ महामार्ग से लेके पालघर में सबसे बड़ा पोर्ट इस देश का, और पूरे दुनिया में नंबर 1 से 10 के अंदर आता है पोर्ट, 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट वहां पर जनरेट होगा। और डेवलपमेंट के पूरे महाराष्ट्र में एक जबरदस्त वातावरण बना के रखा है महायुति ने। तो उनका कहना है कि हम बहुत बुलिश है, लोगों के काम किए हैं, जीतना 100% आसान है, और जिस प्रकार से चल रहा है 200 के ऊपर, तो ये एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस और अजित पवार का जो क्लेम है कि सवाल ही नहीं उठता महायुति इज गोइंग टू बी रिपीट, कैसे देखते हो आप? क्या डेवलपमेंट के लहर है, गरीब खुश है, वो लेक लाट जो बहिन स्कीम है वो इतना हिट है कि हर असेंबली में तूफानी गर्दी हो गया उस एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए। लाडली बहिना, इतना जबरदस्त स्कीम उन्होंने लॉन्च किया, उनका कहना है एकनाथ शिंदे जी का। भरत सिंह जी, देखिए नामबियार जी, आप कह रहे हैं कि महायुति एक जबरदस्त मुकाम पे है और उनको बहुत अच्छी सीटें आएंगी, ऐसे दावा उन तो लोकसभा के पहले भी करते हैं। मैं इतना आपसे बता दूं कि जितने भी उन्होंने काम किया, आपने समृद्धि का कहा, आपने जो है कोस्टल रोड का कहा, आपने जो है अटल सेतु का कहा, तो कुछ दिन पहले ही अटल सेतु में एक दरार आई थी। जिस तरह से भाजपा और अजित पवार के बीच में एक दरार आई है, उसी तरह से आज जो है समृद्धि महामार्ग पे एक दरार आई है, जिस तरह से शिंदे और अजित पवार में दरार आई है। तो जिस तरह से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जिस तरह से दरारें आते जा रही हैं, उसी तरह से ये महायुति की ये तीनों, चाहे वो भाजपा हो, शिंदे हो या अजित पवार है, ये तीनों लोगों में दरारें बढ़ती जा रही है। जिस तरह से एक रोड पे दरार बढ़ रही है और दूसरा, और अब जो है ये महायुति में दरार पड़ रही है। तो ये दरार को जो है ना, ये भर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो युति है, हम लोग जो मिल के लड़ रहे हैं महाविकास आघाड़ी, उसमें कोई दरार नहीं है। उसमें जो है एक
भाईचारा है, एक प्रेम है। इनमें इन लोगों के जैसा हम काम नहीं करते हैं। कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, पता नहीं कौन सी पार्टी इनकी कौन कब दगा दे जाए, कौन सा विधायक दगा दे जाए, कौन सा सांसद दगा दे जाए, ये इनकी हालात है। और लोकसभा का तो देख ही लिया था ना, 400 सीट की बात करने वाले, 40 नहीं 45 सीट की महाराष्ट्र में बात करने वाले, आज उनका हालत क्या आ गया। मुंह छुपाना चाहते हैं लेकिन मुंह छुपा नहीं पा रहे हैं। तो हम ही कहेंगे ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। तो भरत सिंह जी, अब ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं राहुल गांधी जी। पिछले 10 साल से तो कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन था नहीं, अब आधिकारिक तौर पे वो नेता विपक्ष हैं। तो आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार वो अभी मणिपुर गए, हाथरस गए, रायबरेली गए और अभी गुजरात गए, भारतीय जनता पार्टी बहुत तिलमिला गई है उसको लेकर के, और बार बार वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो हैं जान करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं देश में। भरत सिंह जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि राहुल गांधी जी आग लगा रहे हैं तो शायद वो गलत कह रही है, और शायद पूरा देश समझ रहा है। जो भाजपा ने आग लगाई थी उसको राहुल गांधी जी जाके बुझाने का काम कर रहे हैं, उस पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। जख्म दिया है भाजपा ने तो हम कम से कम मोहब्बत की दुकान में मलहम तो लगा ही सकते हैं। और संसद से लेके सड़क तक अगर कोई काम करता है किस तरह से करना चाहिए, तो आपको ये दिखता होगा राजीव भाई कि किस तरह से राहुल जी संसद में भी गरजते हैं और उसके बाद सड़क पे आके लोगों को मरहम भी लगाते हैं, उनके सुख दुख को भी सुनते हैं। हर विभाग में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मणिपुर की बात करें, वो जो है छोटे मझोले अगर कारीगर हैं उनके पास भी जाते हैं, अगर कोई सड़क पे रेडी वाला है उनके पास भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी देखिए सिर्फ विदेश का दौरा करते हैं, 8,000 करोड़ के फ्लाइट में 8,000 करोड़ की फ्लाइट में बैठ के चलते हैं, 10,000 का जो है सूट पहनते हैं, 5 लाख का जो है चश्मा पहनते हैं। तो ये सब बड़े लोग हैं। हम लोग तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी हो या राहुल गांधी जी, वो सब जमीन से जुड़े कार्यकर्ता है और हम जनता की सेवा के लिए है। ये सिर्फ अपना सेवा अदानी अंबानी का सेवा करते हैं, लेकिन हम जनता की सेवा करते हैं। भरत सिंह जी, ये भी कहा जा रहा है बार बार, और इसी चीज को दोहराया भी जा रहा है मीडिया द्वारा, कि राहुल गांधी जी ने हर हिंदू को हिंसक कहा लोकसभा में, और अग्निवीर के ऊपर उन्होंने झूठ बोला। इसके बावजूद कि सामने से बहुत अच्छे तरीके से स्पष्टीकरण आया है, फिर भी यही चीज दोहराई जा रही है। सर बताएं। देखिए, झूठ फैलाना भाजपा के नेताओं का काम है। राहुल जी का कमाल देखिए कि पिछले 10 सालों में प्रदेश के प्रधानमंत्री एक बार भी संसद में जवाब देने के लिए नहीं उठे थे। पूरा संसद उनसे कहता था जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। लेकिन क्या कमाल राहुल जी ने किया, पहले ही भाषण में 2-2 बार देश के प्रधानमंत्री को उठ के बोलना पड़ रहा है। उनके सारे मंत्रियों को जो है सफाई देनी पड़ रही है। तो इससे समझिए कि भाजपा और देश के प्रधानमंत्री राहुल जी के वार से कितना तिलमिलाए हुए हैं। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो राहुल जी इतना एग्रेसिव होके बोल रहे हैं उसका जवाब क्या दे। क्यों एग्रेसिव हुए? उन्होंने एग्रेसिव नहीं कुछ ऐसा कहा है, उन्होंने सिर्फ देश की समस्या देश के प्रधानमंत्री के सामने रखा है कि जो झूठ आप बोलते थे उसका जो है अब हम पर्दाफाश कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से कितनी मजबूत आज जो है विपक्ष है। और ये देश का बहुत लोकतंत्र, इसे कहते हैं जीता जागता लोकतंत्र। अगर देश का लोकतंत्र इस तरह से चलेगा तभी जाके देश में शांति भी रहेगी, देश के लोग खुशहाल भी रहेंगे। क्योंकि देश की जनता ने हमें जो मैंडेट दिया है वो अपोजिशन में बैठ के इनके जो है कहते हैं ना कुकर्मों को हमें जो है पर्दाफाश करना है। देश की जनता का भला करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उठा रही है। 10 साल ट्रेलर था, मोदी जी का कहना है कि 10 साल ट्रेलर था, अभी जो पिक्चर बाकी है, ये तीसरा जो टर्म है मोदी 3.0 थर्ड टर्म, 3 गुनी ताकत से मोदी जी काम करेंगे। मोदी जी का कहना है, बोले कि 3 संकल्प मैं लेता हूं ना, यह संकल्प लिया है मोदी जी ने। संकल्प बोले 3 गुना काम करूंगा मैं। तो कैसे देखते हो मोदी जी का संकल्प आप, भरत सिंह जी? देखिए नाम्बियार जी आप भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं और जानते हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं। आपको सारी खबर है, सब खबर आप रखते हैं।
वो एक कहा हो, एक गाना है कि नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। तो आप सबकी खबर रखते हैं। और बता दूं आपको कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में भाजपा ने सिर्फ झूठ बोला था, झूठ, उसी का पर्दाफाश हम कर रहे हैं। और अभी जो ये तीसरा टर्म कह रहे हैं ना, इनसे पूछिएगा कभी, अगर कभी मौका मिले आप लोगों को राजीव जी, तो इनसे पूछिएगा कि 1 साल के बाद आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सवाल है कि रहने का भी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मुझे मुश्किल है कि 1 साल के बाद खुद ब खुद आएंगे आपके चैनल पे, टीवी पे आएंगे और कहेंगे कि देखिए मैंने जो एक बनाया था मार्गदर्शन मंडली, उसी मंडली में मैं भी जा रहा हूँ, अब मेरा काम जो था वो खत्म हो चुका है। लेकिन ये तो काफी देर से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि नीतीश बाबू और हमारे चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं, हो सकता है कि शायद वो हाथ खींच लें। कहा जा रहा है। क्या आपको विश्वास है कि ऐसा होगा? लगता देखिए मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, दोनों बाबू हैं, एक चंद्रा बाबू हैं, एक नीतीश बाबू हैं। और बाबुओं का क्या, प्रमोशन मिलते ही बाबू जो है वो चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो खाली प्रमोशन मिलने की देरी है। जैसे ही इन बाबुओं को प्रमोशन मिलेगा, बाबू एक कुर्सी छोड़ के दूसरी कुर्सी, क्योंकि प्रमोशन के बाद तो कुर्सी बढ़ती है ना, उसका जो है बढ़ोतरी होता है। तो इसी तरह से जैसे ही बढ़ोतरी लगेगा दोनों बाबुओं को, बाबू अपने आप जो है बैसाखी अपना निकाल देंगे, सरकार गिर जाएगी। सर यहाँ पर एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आप क्या बोलेंगे उसके बारे में। बिहार में 17 दिन में 12 पुल गिर गए, 12 पुल, ब्रिजेस 12 बिहार में। आज तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है सर, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है, और मीडिया भी भूल गया उसके बारे में। 12 पुल सर, 12 ब्रिजेस गिर गए। और कई ब्रिजेस जो ऐसे हैं जिनका उद्घाटन होना था 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, वो ढह गए, और उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, और उस विषय के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भरत सिंह जी, देखिए 12 पुल जो गिरे हैं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये नीतीश जी अगर कहते हैं कि सुशासन की मेरी सरकार थी, नीतीश जी ये कहते हैं कि सबसे अच्छा काम अगर कहीं हुआ है तो बिहार में हुआ है, तो मुझे लगता है नीतीश जी का ये सबसे अच्छा यही काम है, क्योंकि भाजपा उनके साथ है। और वो कहते हैं कि नीतीश बाबू तो बहुत ही शानदार काम बिहार में किए हैं, शानदार डेवलपमेंट किए हैं। तो यही शानदार डेवलपमेंट जो है मुझे लगता है बिहार में दिख रहा है भाजपा और जो है नीतीश जी का। लेकिन बहुत अफसोस है कि देश की जनता का पैसा, उसके बाद में आप सोचिए 12 ब्रिज गिरना कितना बड़ा हादसा है। मगर जिस हादसे को ये लोग मतलब देखना नहीं चाहते हैं, उस पे विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं। देश का एक ऐसा स्तंभ है, चौथा मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहते हैं, उस मीडिया में एक शब्द नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ एक विजुअल दिखा के कि आज यहाँ पे एक पुल गिरा, कल वहां पे एक पुल गिरा। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती है, इंडिया गठबंधन में जितने भी जहां भी सरकारें हैं, उस सरकार में अगर पुल का एक खाली पिलर टूट जाता ना, तो हाहाकार मचा देती है मीडिया और कहती कि देखिए ममता जी ने क्या काम किया, देखिए केजरीवाल जी का काम, देखिए जो है कर्नाटक में किस तरह से ये सारे चीज, सुक्खू जी का देखिए। मतलब हद हो गई है मीडिया की भी, चापलूसी की भी। और दूसरा सब ठीक है अपनी जगह पे, मगर जिस तरह से बिहार में पुल गिर रहे हैं ये बहुत ही मैं समझूंगा एक तरह से ये ठीक नहीं है बिहार में, क्योंकि उसी पुल से बहुत लोग आते जाते होंगे। अब ये तो लोग डरते होंगे कि अब किस पुल से जाया जाए और किस पुल से न जाया जाए, क्योंकि बिहार में आप राजीव जी आप जानते होंगे कि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है कहीं तो बिहार में आता है, इसलिए पुल भी ज्यादा निर्माण कहीं किया गया है तो बिहार में किया गया है। अब लोग भयभीत ये है कि मैं किस पुल से जाऊं, क्या पता वो पुल गिर जाए। दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो सर बिफोर प्रदीप जी आई थिंक यू वांट टू आस्क समथिंग, उसके पहले एक छोटा सा सवाल। हाल ही में कांग्रेस ने आज और कल के बीच में एक नई एजिटेशन लॉन्च करी। अडानी जी ने एकदम बिजली के मीटर्स के प्राइसेस जो है वो हाइक कर दिए, और हमारी जो MERC है उन्होंने अलाउ भी कर दिया है कि बिजली की प्राइसेस आप बढ़ा दीजिए, बिजली की कीमत आप बढ़ा दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तरफ मोबाइल के रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, TRAI ने भी अलाउ कर दिया, ठीक है जी आप भी बढ़ा दीजिए। सर लोग पैसे कहां से देंगे? बिजली का बिल बढ़ जाएगा, मोबाइल का बिल बढ़ जाएगा, लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे?
और शादी देख के खुश हो जाओ आप, शादी हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गाने गाने गा रहे हैं, पूरे बीकेसी बंद हो गए 2-3 दिन के लिए, टीवी में सब देख के खुश हो जाइए पूरे देश। भरत सिंह जी। देखिए राजीव जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि एक घराने में शादी हो रही है और वो घराना जिस हिसाब से पैसा बहा रहा है, मुझे लगता है कि देश की जनता के लिए अगर ये कहीं ना कहीं काम आता था, देश के वो जो पैसे हैं ना, देश की जनता के टैक्स के पैसे हैं, इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से ये जो खिलवाड़ खेला जा रहा है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े आदमी है, लेकिन कम से कम बड़े आदमी जितने होते हैं बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं। ये शोभा नहीं देता है। ये ठीक है, अब वो कैसे कर रहे हैं तो सब देख रहे हैं और इसका पता भी आपको चलेगा कुछ सालों में, कुछ दिनों के बाद। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने कहा अदानी ने लाइट का बिल बढ़ाया है, जिस तरह से मोबाइल का बिल बढ़ा हुआ है, देखिए जाते जाते यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार सोच रही है कि कितना अपने भाई को मैं फायदा दे दूं। जितना फायदा देना चाहते हैं ये लोग, वो दे रहे हैं। और इसी वजह से देखिए आज हमारा जो है बीकेसी में मोर्चा भी था, हमने मोर्चा भी जो है इसी विषय पे निकाला था, मीटर जो चेंज करने वाले हैं। और दूसरा, जिस तरह से लाइट का बिल बेतहाशा बढ़ा है, 3-3 गुना, जिसका 2000 बिल आता था वो 6000 बिल भर रहा है। कैसे भरेगा कौन? मतलब बताइए ना कि मिडिल क्लास गरीब व्यक्ति क्या करेगा। मतलब ऐसा हो गया कि आपके मुंह में निवाला मुंह तक ला रहे हैं और ये छीन ले रहे हैं। यहाँ तक ये पोजीशन है। और यही ये देखिएगा, इसी 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो इसका खामियाज जो है, ये महायुति जो है तीनों पार्टियों को, चाहे वो भाजपा हो, शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो, तीनों लोगों को इसका खामियाज भुगतना पड़ेगा। एक चीज तो है प्रदीप जी, अब कांग्रेस जो है, जैसा इन्होंने कहा ना, संसद से सड़क तक, अब वो पुरानी कांग्रेस मुझे वापस आती हुई दिख रही है। बिल्कुल जैसे पुरानी कांग्रेस हुआ करती थी ना, लोगों का एक एक मुद्दा लेकर के जो आप सड़क पर आ रहे हैं, अंदर से हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार लोग जो है जाग गए हैं। प्रदीप जी, ऐसा लग रहा है, ऐसे चर्चा है पूरे पॉलिटिकल सर्कल में, आज के विधानसभा इलेक्शन जाने वाले में कांग्रेस टिकट जिसको मिला उसका जीत 100% पक्का है। बिकॉज कुछ करना ही नहीं है, लोग ही अपने आप चुन के दे देंगे इसको। ऐसा एक स्थिति चल रहा है भरत सिंह जी। ये कैसे, ये वातावरण आप तक भी पहुंचा होगा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। लोकसभा इलेक्शंस में भी देखे, स्पेशली महाराष्ट्र में आप जितने सीट जीते, जितने लड़े, जितने जीते, सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट आपका है। जब भले शरद पवार जी 8 से 10 मिले बट कम लड़े थे। भरत सिंह जी, वातावरण चेंज हो रहा है, कांग्रेस बड़ा एक फिगर बनकर आ रहा है सामने। नाना पटोले जी, राहुल गांधी जी सेंटर। देखिए महाराष्ट्र हो या देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। उनको विकल्प के तौर पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सालों तक इस देश को चलाया है। और हम लोग जानते हैं कि देश को किस तरह से चलाना चाहिए, देश की जनता को क्या चाहिए। ये तो क्या नए नए लोग कहते हैं ना कि नए नए लोग आते हैं तो कुछ ज्यादा ही उछलते हैं। तो भाजपा भी वही की और भाजपा के नेता भी वही किए कि भाई हमने सरकार बना ली है, या मोदी जी तो चेहरा है, मोदी जी चेहरा हुआ। क्या हुआ मोदी जी का? बहुत मुश्किल जो है, मोदी जी बचते बचते निकले हैं हार के मुंह से। नहीं तो 1.5 लाख तो कोई ज्यादा वोट नहीं होता है, थोड़ा और मेहनत हो जाती थी तो मोदी जी निपट जाते थे। तो ज्यादा बदलाव के मूड में है, पूरा देश बदलाव के मूड में है और महाराष्ट्र तो पूरे बदलाव के मूड में है। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही भावुक जनता है। वो जानती है कि झूठ को यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। और ये जो सरकार चला रही है पूरी तरह से झूठे लोग हैं। और आपको घटना बताऊं कि हम लोग सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ते हैं, महाराष्ट्र में हो चाहे मुंबई में हो। अभी मरोल में कल ही मुझे लगता है कुछ दिन पहले ही एक पांडे करके जौनपुर का एक लड़का था, वो बेचारा जो है माइग्रेंट था, वो काम करने वाला था बिल्डिंग में, एक बिल्डर के पास जो मरोल मेट्रो स्टेशन है उसी के बगल में। वो डेथ हो जाती है, उसको छुपाया गया है पूरी तरह से। कल मैं जाने वाला हूँ और पूरी तैयारी के साथ में जाके, उससे पहले तो मुझे ये पूछना है कि भाई पहले इसे क्यों छुपाया गया। दूसरा, पुलिस स्टेशन ने अभी तक उस बिल्डर के ऊपर FIR क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सब लोग सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। और सरकार के संरक्षण में जो काम कर रहा है कुछ भी कर देगा, चाहे वो एक्सीडेंट करके मार दे, चाहे वो जो है लड़का कोई अगर कैसे मरा, वहां पे बिल्डिंग में वो काम करता था, उस बिल्डर के पास काम करता था, क्या हुआ ये तक नहीं पता। मतलब क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? चाहे आप देखिए ना किस तरह से 2-2, 3-3
जो एक्सीडेंट जो है कर दिए और उसको हिट, तो ये सब बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार, आदित्य ठाकरे आपका कहना है कि बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर सरकार है तो पूरे यही सब काम चल रहे हैं। सब मिली जुली सरकार है, सब मिली जुली सरकार है नामबिहार जी। इतने दिन हो गए हैं अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है। क्यों एफआईआर नहीं हुआ है? क्यों बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग के जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट होता है, क्यों नहीं उसका स्टॉपर नोटिस देके काम रोक दिया? जब तक उसका कोई फैसला नहीं होता है तब तक काम रुकना चाहिए, और वो सामने से बिल्डर आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कल मैं उस स्थान पे, कल आज मुझे पता चला है, कल जाने वाला हूँ और उस देखता हूँ फिर जैसा भी रहेगा। कौन सा पुलिस स्टेशन है? मरोल बोला, मरोल एमआईडीसी पुलिस स्टेशन। हाँ हाँ हाँ। तो आरएसएस, खड़गे साहब का कहना है कि आरएसएस पूरे एजुकेशन सिस्टम को टेक ओवर किया है। आरएसएस एजुकेशन सिस्टम के सब टॉप लेवल पे आरएसएस के लोग तैनात है, और आरएसएस मनुवादी विचार इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से पूरे देश में स्प्रेड करना चाहते हैं। यह खड़गे साहब का बहुत सीरियस चार्ज है भरत सिंह जी, और राज्यसभा में खुलेआम उन्होंने कहा कि आरएसएस पूरे एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में टेक ओवर किया। क्या यह सच्चाई है भरत सिंह जी? आप अगर एक आरटीआई डाल दें और पता लगाएं, अगर सभी ऑफिसरों के आईएएस आईपीएस जितने हैं अगर देखा तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देखेंगे तो सचमुच आपको पता चल जाएगा। जो इल्जाम लगाया बहुत सोच समझ के और पूरे सबूत के साथ में खड़गे जी बोलते हैं, बड़े नेता हैं, हमारे अध्यक्ष है हमारी पार्टी के, बिना सोचे समझे इस तरह से नहीं बोलेंगे। जो उन्होंने बयान दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है, और ये सच्चाई है। इसमें आप जानते हैं पूरी तरह से कि किस तरह से कौन से ऑफिसर कहाँ पे प्रमोशन दे के कौन कौन उनको बिठा रहा है, किसका वो काम कर रहे हैं, ये सब दिखता है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर मणिपुर, जैसे मोदी जी ने कहा कि हमने करीबन 11,000 एफआईआर वहां पर लॉन्च किए, मणिपुर में 11,000 एफआईआर रजिस्टर कर 500 लोगों को अरेस्ट किए, मणिपुर में काम चल रहे हैं। अमित शाह बार बार चल रहे हैं, होम मिनिस्टर जाके लोगों से मिल रहे हैं, कैसे शांति एक जबरदस्त तरीके से मणिपुर में लाए। बट राहुल गांधी जी का कहना है जब तक मोहब्बत, सम्मान और भाईचारा का संदेश आप मणिपुर में नहीं लेके जाओगे मोदी जी, तब तक मणिपुर आप पीस के उस पटरी पर नहीं लेके आ सकते। तो ये क्या, ये मोहब्बत, सम्मान, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत के दुकान जो राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि आप जब तक इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे मणिपुर में पीस नहीं होगा। भरत सिंह जी, राहुल गांधी जी का कहना। देखिए, जख्म को अगर भरना है तो उसमें मलहम लगाया जाता है, उसको दवा दी जाती है, उसमें नमक नहीं रगड़ा जाता है, उसमें पेट्रोल नहीं डाला जाता है। भाजपा पिछले 1.5 से 2 साल हो गया, मणिपुर की जो हालात है, भाजपा या देश के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए बताइए? आज आप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपके पास समय है, लंदन जाने के लिए आपके समय, यूएस में जाने के लिए समय है। मणिपुर भैया उससे नजदीक है देश के प्रधानमंत्री जी, वो कहीं युगांडा में नहीं है, वो मणिपुर यही है। अगर आप चाहे तो 10 बार जा सकते थे, मगर आप डरते हैं, और वो डर कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप वहां जा नहीं रहे हैं। क्योंकि आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि मणिपुर की जनता आपको बख्शेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो परेशान है। आप एक मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री को आप जो है बदल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। आप हटा देते, उनको कहते कि भाई ये नकारा मुख्यमंत्री है, ये इन्होंने काम नहीं किया, मैं आ रहा हूं, मैं आपका जो है प्रधानमंत्री हूं, मैं आप मेरे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो आपको चुन के दिया है, उन्होंने भी तो वोट दिया है ना आपको। तो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का मणिपुर वासियों के लिए व्यवहार है ना, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर के वासियों की जरा भी चिंता नहीं है। जरा भी चिंता अगर बजाज जी होती तो 10 बार जाते और पूछते क्या हालात है, ये हमारे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, हमारे भारतवासी है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन उनको लगता है कि वो पाकिस्तानी है। तो सर, ये नीट एग्जाम के बारे में सरकार का रवैया कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो एग्जाम कैंसिल नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या हो क्या रहा है ये, सर बताएंगे क्या? देखिए, नीट के एग्जाम में जिस तरह से देश के नौजवान युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुआ है, जिस तरह से उनके जीवन को एक तरह से बर्बाद किया गया है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूरी तरह से फेल हुए हैं इस विषय पे। मगर थेथराई देखिए,
कहते हैं ना कि थेथरई, मतलब गलत भी करेंगे लेकिन कहेंगे गलत नहीं हुआ है। ये तो कोर्ट का, मतलब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और मैं बहुत मान सम्मान से कहता हूं कि भाई उनके वजह से आज जो है कम से कम इनको स्वीकार करना पड़ा, हाँ गलती हुई है। लेकिन क्या हुआ बताइए, आज तक मतलब गलती हुई है, लिपापोती करने में लगे हैं, लेकिन देश के लाखों नौजवानों का भविष्य खतरे में डाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी लेकिन अभी तरह भी से केस सरकार पोस्टपोन हुआ है सर, पोस्टपोन इसलिए हुआ है ना राजीव जी, कि जो हमारे भविष्य है उस भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। तो इनके साथ अगर आप, मैं समझता हूं कि इनका सब कुछ, कहते हैं ना कि जमीर मर चुका है। जमीर जिसका मर जाता है ना, तो वो सिर्फ कुर्सी की बात करता है। इनको कुर्सी प्यारी है, बाकी कुछ भी प्यारा नहीं है। तो चलते चलते भरत सिंह जी, कहने का मतलब ये हुआ, हम सब लोगों की उम्मीद ये थी, सभी लोगों की, इनफैक्ट मोहन जी भागवत जी ने भी ये बात कही थी, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, आरएसएस के जो सरकारवाह हैं उन्होंने कहा था कि भैया अहंकार छोड़िए, मतलब 63 सीटें कम हो गई लेकिन रवैया वैसा ही है। भरत सिंह जी देखिए, जिस तरह से आपने कहा, मोहन भागवत जी ने कहा है, मोहन भागवत जी ने बहुत पहले भी कह चुके थे, और कहीं ना कहीं आरएसएस भी बहुत दुखी है, क्योंकि वो आरएसएस को हाईजैक करना चाहते थे मोदी जी, नड्डा जी के द्वारा। नड्डा जी ने कहा कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने बोला ठीक है भाई, मेरी जरूरत नहीं तो मैं काम नहीं करूंगा। अब आरएसएस ने काम नहीं किया तो ये नतीजा आया जी। तो मतलब इनके रवैये में कोई फर्क नहीं आया अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। मतलब अभी ये नीट का एग्जाम लेकर के तो अच्छा कुछ कैंसिल करके वो दो बैसाखी का इंतजार कर रहे हैं ना, वो दो बाबुओं का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों बाबू जो है अपनी बैसाखी निकालें। अब उसके बाद तो फिर हम लोग मानने को तैयार है कि मोदी जी जाते जाते एक चीज तो करके जाएंगे कि मैं जब तक प्रधानमंत्री था तब तक भाजपा को मैंने जिंदा रखा था, अब मैं जा रहा हूं, भाजपा से मेरा कोई लेना देना नहीं। और भाजपा उसी दिन, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा खत्म हो जाएगी, कांग्रेस जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस खत्म कर देंगे, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, मैं नहीं कहता हूं कि भाजपा खत्म होगी, लेकिन भाजपा का बहुत बड़ा दुर्दशा, कहते हैं ना, ये होने वाला है। और आपको बता दूं कि पूरे देश में भाजपा सिर्फ 63 या 64 सीट ही जीती है, 63 या 64, इससे ज्यादा सीट आई नहीं है उनकी। 240 सीट कहाँ है बताइए मुझे, 63 या 64, ऐसा कुछ 63 या 64 है। उसका वजह बता रहा हूं, कम से कम बाकी जितने नेता है ना, सब आयात किए हुए नेता गए हैं, वो जीते हुए हैं, यानी कांग्रेस से गए हुए हैं वो जीते हैं, सेना से गए हैं वो जीते हुए हैं। ऐसे सारे अगर नेताओं की लिस्ट आप निकाल लें तो जो सिर्फ भाजपा के अपने नेता बचते हैं, जो पुराने नेता हैं, जो कैसे बेचारे को कैसे कैसे टिकट मिल गया, वो सिर्फ 63 काउंटिंग में बैठता है। यानी भाजपा सिर्फ 63 सीट पूरे देश में जीती है, बाकी विपक्ष के लोग ही जीते हैं। और जैसे ही सरकार, जैसे अगर मोदी जी का विदाई चालू होगा, उसी तरह से बाकी के सब लोग है ना अपना अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे। मोदी जी, मगर मोदी जी ने कहा विकसित भारत मैं विरासत में छोड़ के ही जाऊंगा, और विकसित भारत बनेगा 2047 में। भरत सिंह जी, उन्होंने कहा कि विकसित भारत की विरासत की बात की, उन्होंने अपने लिए बोला कि जो विकसित मैंने किया था, जितना विकास किया था, वो सारे विकास को लेके जाऊंगा। आपको याद होना चाहिए, शायद याद होगा कि उन्होंने पहले ही 2014 के एक मीटिंग में कह दिया था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो वो लास्ट में यही होने वाला है। वो कहेंगे पूरे भाजपा के नेताओं को, जो मुझे करना था मैंने कर लिया, अब तुम लोग देखो। मैं तो योगी को हराने वाला था और योगी ने इनको हरवा दिया। ये भी एक बड़ा खेल हुआ है उत्तर प्रदेश में। केजरीवाल जी ने आके, जब केजरीवाल जी बाहर आए जेल से बाहर, तो उन्होंने एक चीज कहा ना कि भाई अब अगला नंबर योगी का है। किसी भाजपा के बड़े नेता ने, किसी प्रवक्ता ने उसका खंडन नहीं किया कि हाँ जो है ये केजरीवाल गलत कह रहे हैं। यानी कि अगला नंबर जो है वो उनका ही था कि किसी तरह से निपटाने देना। वो निपटाने गए थे योगी को, योगी ने निपटा दिया जो है भाजपा को। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत सिंह जी नमस्कार, जय हिंद। बहुत दिनों बाद भरत सिंह जी, बहुत दिनों बाद आए आप। बहुत भी चुनाव के समय बहुत बिजी थे तो भाग दौड़ लगी थी। अब फिर 2 महीने के बाद फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद। मैं उम्मीद करते हैं आपको भी विधानसभा में हम देखेंगे, उम्मीद यही करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार।
Well, the BJP really and truly will have to wake up. I mean, I find it very strange as to why the Ministry of Education has not filed its affidavit. The government of India has not filed its affidavit as yet in the Supreme Court. I don't know why they've not done it. Why are they playing with the lives of so many people? Each delay is costing people more and more. I mean, there has to be clarity. Are you going to hold exams again? Are you not going to hold exams again? And how will you differentiate? Who are the people who have really passed and who are the people who have passed, with bribery and things like that? So, नीट एग्जाम के ऊपर सरकार का जो रवैया है, प्रदीप जी, मेरी समझ के बाहर है. आपको समझ में आ रहा है क्या? I think the court has been slightly clear. It's waiting the CBI report, and CBI report says that entire exams are not affected or tarnished. There are only a few places where the leaks have taken place and a few places where things have been influenced or affected. Now, if the CBI gives that particular report, I don't think there's going to be any kind of. But the point is, re-examination. if the exam has been suborned, even in one place, then the whole thing has been corrupted. Let's be very clear. I mean, that Supreme Court will really have to take a call on this. That's right. It's a tough decision. So you really can't say that, fine, Jaipur was corrupted or Lucknow was corrupted or Patna was corrupted, but Bengaluru and Chennai and Mumbai were not. So in spite of the fact that some people have been arrested in Mumbai as well, and some people have been arrested in Gujarat. So, I mean, that's a bit of a misnomer. Either the whole thing is above board or nothing is above board. It has to be all or nothing. That at least is my opinion. In any event, that's just about it. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने हमारा शो देखा और इसी तरह देखते रहें और शो को सब्सक्राइब जरूर करें भाई. नेशन नाउ को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. वो घंटी भी बज गई है, सुन लिया होगा आप लोगों ने. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव. हर हर